students, myself Riya, your chemistry faculty at competition. तो जैसा कि अभी हमारा एडवांस का एग्जाम हो गया है 2023 का, तो उसमें जो पेपर 1 में केमिस्ट्री आई थी उसके सॉल्यूशंस आज हम देखेंगे। तो देखो, अगर पेपर 1 का एनालिसिस जो मैंने देखा, अगर देखा जाए तो उसमें एज सच कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इजी टू मॉडरेट रहा था। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जैसा बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ना कि हमारे पास मैकेनिज्म हमें नहीं आता, हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, क्या हमारा हो जाएगा एडवांस में। भाई मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे ही नहीं उसने, डायरेक्ट रिएक्शंस पूछी हैं। मैकेनिज्म से जैसे तुम SN1 SN2 से डरते हो कि कब SN1 होगा कब SN2, उसने लिख के दिया है खुद से कि SN1 होगा SN2 होगा, बस तुम्हें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए थी कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है और SN2 में हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो इतना अगर तुम जानते थे ना तो तुम्हारे लिए आसान थी चीजें, कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हें, है ना। और ऐसे ही जैसे ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस की और मैं बात करूं, नेम रिएक्शंस है, जैसे इटार्ड रिएक्शन है। क्या होती है इटार्ड रिएक्शन, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा जीवन सुखी है, बस। उसके अलावा उसका मैकेनिज्म क्या है, कहां से आई, क्यों आई, कोई मतलब नहीं है जानने का, है ना। तो ऐसे जितने भी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस थे उनमें ऐसा ही काम चल रहा था, नो मैकेनिज्म, ओनली सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। ओके, लेकिन हाँ सीक्वेंस अच्छे थे, बड़े सीक्वेंस से, अच्छे सीक्वेंस से, और तुम्हें अगर एक स्टेप भी बीच में मिस करते हो तो ऑफ कोर्स सी बात है क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे ही। और अब बात करें फिजिकल और इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक इजी ही था, कोऑर्डिनेशन इजी था, कोऑर्डिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, है ना। और थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी था, नो डाउट एक क्वेश्चन था क्वालिटेटिव एनालिसिस से। तो रिएक्शंस याद वाला ही सीन था कि याद है तो हम कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में भी उसमें मतलब ठीक है, क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा था, लेंदी था क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर तुमने एक दो स्टेप बीच में खा लिया, मिस कर दिया, कुछ गलती कर दी, कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन कर दिया, तो क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा, दोबारा सॉल्व करोगे, दोबारा दिक्कतें आएंगी। बट अगर तुम स्मूथली चले जा रहे हो तो बहुत इजी फॉर्मूले लग रहे थे, इजी तरीके से चीजें हो जा रही थी। हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ हो सकता है, बट अदरवाइज इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और लेंदी बोल सकते हैं, लेंदी जरूर था, बिल्कुल लेंदी था केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेटलर्जी से था। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मेटलर्जी। तो देखो मेटलर्जी से जो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहली लाइन, पहले तो बहुत बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या बोला है कि सबसे पहले रोस्टिंग ऑफ मेलेकाइट ओर प्रोड्यूसेस क्यूपराइट, मेलेचाइट ओर। तो तुम्हें जो ओर के फार्मूले हैं वो याद होने जरूरी थे। तो मेलेचाइट ओर जो होता है वो CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस होता है, जिसकी हम रोस्टिंग जब करते हैं तो रोस्टिंग करने में हमारे पास यहां पर बनता क्या है, CuO बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। तो जब हम इस ओर की रोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। और इन प्रोडक्ट्स में अगर हम पूछें कि यहां पर ये क्यूपराइट है कि नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे ये क्यूपराइट नहीं है, क्यूपराइट जो है वो Cu2O होगा। सो दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन। कैलामाइन जो है ZnCO3 को बोलते हैं, दिस इज कैलामाइन। जब इसे हीट करेंगे तो अपने पास ZNO बनेगा और CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ZNO बनेगा और CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ZNO को हम क्या बोलते हैं, जिंकेसाइड। मतलब तुम लोगों को ना पता होना चाहिए था कि इस फॉर्मूले को ये बोलते हैं। उसने सिर्फ इतना मुश्किल कर दिया कि तुम्हें नाम दे दिया, तो नाम का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो ही तुम बता पाओगे। तो आंसर इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी की बात करते हैं। कॉपर पायराइड्स इज हीटेड विद सिलिका इन अ रेवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन। मतलब आयरन इंप्योरिटी है, कॉपर की मेटलर्जी की बात कर रहा है। जैसा कि बोलते भी है कि आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे अपन यहां पे CuFeS2, इसको ही बोलेंगे
इसको हमने क्या किया, हीट किया सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अपने पास Cu2S, FeS और SO2 बनता है, ये बनता है, ठीक है, सल्फाइड्स बनते हैं। फिर FeS जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO बनाता है। एंड जो ये है, ये इम्प्योरिटी है ना, FeO इज इम्प्योरिटी है, ओके। तो ये इम्प्योरिटी जो है ये बेसिक इम्प्योरिटी है, तो ये क्या करेगी, सिलिका से रिएक्शन करेंगे। याद करो स्लैग बनता था, फ्लक्स डालते थे, फ्लक्स और गेंग रिएक्ट करता है टू फॉर्म स्लैग। अगर यहाँ पे ये बेसिक है तो एसिडिक स्लैग फ्लक्स डालेंगे, जिसकी वजह से स्लैग का फॉर्मेशन होगा FeSiO3, और इसे हम रिमूव कर देंगे। क्या ये रिएक्शंस हमने पढ़ी नहीं हुई, बिल्कुल पढ़ी हुई है, लेकिन क्या हमें पेपर में याद थी, वो डिपेंड करता है कि कितना तुमने रिवीजन किया था। ए नहीं होगा, बी होगा, सी होगा। अब बात करेंगे डी की, तो डी में अगर मैं देखूं तो impure silver is treated with AgCN to give this। याद करो हम लोग जब सिल्वर और गोल्ड की पढ़ते हैं तो लीचिंग पढ़ते हैं, लीचिंग प्रोसेस, तो उसमें हम देखते हैं कि Ag जो है, Ag प्लस जो है या Ag जो है वो Cn माइनस प्लस O2 की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, एक शानदार कॉम्प्लेक्स बनाता है साइनाइड का, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी रिएक्शन जब जिंक से कराते हैं तो जिंक से रिएक्शन करने पे क्या करता है मैम, जिंक का कॉम्प्लेक्स बना लेता है और खुद जाकर आराम से Ag बैठ जाता है, जिसे हम बोलेंगे प्योर Ag हमें मिल गया। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, और ये तो कितनी बार बताया भी जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर BCD था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हम देखते हैं सवाल सेकंड। सवाल सेकंड एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। रिएक्शन सी, 4 रिएक्शन सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सी ज्यादातर, और इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम इतनी बार पढ़ते हैं कि ये फॉर्मल्डिहाइड से अल्कोहल बना लेगा, ये एल्डिहाइड से अल्कोहल सेकेंडरी बना लेगा, कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बना लेगा, तो ऐसी रिएक्शन थी, ठीक है। बट थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा लगना था, क्योंकि एक एक स्टेप आपको लिखना पड़ता। तो सबसे पहले जैसे पी कैसे बनेगा हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं सिलसिला पहले रिएक्शन का। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराई। फिनाइल माइनस है, जाके कार्बन पे रिएक्ट करेगा, कार्बन पे यहां पे रिएक्ट करा, ये यहां गया, CH3 CH2 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N PH, और यहां पर H कुछ आ गया, N माइनस MgBr बन गया होगा ना, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो बन गया मेरे पास, उसके बाद उसने एसिडिक मीडियम में H2O डाला है, मतलब वो हाइड्रोलिसिस कर रहा है, और अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O PH। देखो एक कार्बन खा मत जाना इधर उधर, खाना खा के गए होगे तो पेपर में खा तो नहीं गए होगे। 1 2 3 2 4 2 4 बन गया, ठीक है। कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब कीटोन पे दोबारा सेकंड स्टेप में दोबारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है। फिनाइल जाके दोबारा इस पे रिएक्ट करेगा, ये यहां जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। OH बन गया फिनाइल, एंड हियर इज फिनाइल। दिस इज योर P, दिस इज P, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड P बना है। अब इसमें देखो ऑप्शंस भी थोड़ा बहुत साथ साथ देखते रहा करो ना, इजी रहता है। वैसे आप क्या कर सकते हो, PQRS पूरा बना सकते हो, वरना ऑप्शंस देखते रहो। बोला है P और Q में एसिमेट्रिक कार्बन है क्या, तो देखो P में दिख ही रहा है एसिमेट्रिक कार्बन, ये रहा, मतलब जो कार्बन कार्बन होता है जिसमें सारे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, तो P में असिमेट्रिक कार्बन है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अब मुझे Q बनाना है, तो Q के लिए बोर्ड छोटा पड़ रहा है, दूसरे बना लेते हैं। अपने को दिया है PH H CH3 CO Cl और AlCl3 दिया होगा सबसे पहले ना, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। बेंजीन पे CH CO CH3 बन जाएगा, एसाइलेशन होगा, एसाइल बेंजीन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कर रहा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दोबारा अटैक करा रहा है,
कीटोन बना है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, H3O प्लस डाल रहे हैं, OH बना लेगा, CH3 बना लेगा। मैं एक स्टेप बीच में मिस कर रही हूँ ना, वो H2O वाला, O माइनस MgBr बनेगा, फिर ये H प्लस लेगा, एक साथ नहीं लेगा क्योंकि फिर तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ग्रीनहार्ड रिएजेंट के साथ। ओके, तो अपने पास यहाँ पे क्या ये असिमेट्रिक कार्बन है? ये क्यूबन है। क्या इसमें असिमेट्रिक कार्बन है? नहीं है। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं आर की। आर में अपने पास देखो, आर में ना लिथियम के लिए RLi के लिए पढ़ा होगा, RMgBr के लिए पढ़ा होता है, लेकिन अब की बार उसने कैडमियम वाला दे दिया, वो भी हाफ मोल। तो देखो अगर ये हाफ मोल नहीं देता तो क्या होता, और ये हाफ मोल दिया है तो क्या होगा। अपने पास कंपाउंड है CH3 CH2 CO Cl और हाफ मोल R2CD। R2CD का मतलब है शायद CH3 CH2, सॉरी PHCH2 है, PHCH2 ट्वाइस CD ये है। ओके, तब हो क्या रहा है अपने पास यहाँ पे कि अगर ये एक मोल देता, अगर ये एक मोल देता तो ऑफकोर्स ही बात है, ये जो R माइनस है ये यहां जाके अटैक करेगा, यहां जाएगा, SN2TH टाइप रिएक्शन होगी, CH3 CH2 CO CH2PH बन जाएगा। लेकिन बेटा जैसे ही अगर वो एक मोल देता तो ये कीटोन आगे फर्दर रिएक्ट करता, और अगर ये फर्दर रिएक्ट करता तो हमारे पास यही अल्कोहल बन जाता। उसके बाद जो उसने रिएजेंट डाला उसका कोई मतलब नहीं बचता। क्लियर ये चीज? ओके, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब वो क्या कर रहा है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल रहा है, फेवरेट है इसका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस क्वेश्चन में। ये यहां गया, ये यहां गया, CH3 CH2 COH CH2 PH PH, ये बन गया। ये क्या बना है? R। क्या इसमें असिमेट्रिक कार्बन है? बिल्कुल है, ये रहा, बन गया ना। क्लियर? तो आई थिंक PQR समझ आ गया। अब बात करते हैं S की। तो देखो S में वो 3-4 स्टेप करा रहा है, तो ध्यान से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, फिनाइल CH2 CHO है, इसकी रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराई है और वाटर भी डाला है। ये गया, ये गया, ये यहां गया, रिएक्शन करी, PHCH2 CHOH PH बन गया। आई थिंक दिस इज इतना सही है, पहले स्टेप में इतना हो जाएगा मैम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उसने डाला है CrO3 डाइल्यूट H2SO4। दिस इज जोन्स रिएजेंट। याद करो जोन्स रिएजेंट क्या करता था, जोन्स रिएजेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट करता है, और टर्शरी से दूर ही रहता है, रिएक्ट नहीं करता। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तुमने डाला जोन्स रिएजेंट, ये ऑक्सीडाइज करेगा, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, HCN का एडिशन। HCN जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, C डबल बॉन्ड O पे जाके रिएक्ट करेगा, साइनोहाइड्रन का फॉर्मेशन करेगा, PH CH2 COH CN PH। ओके, अब देखो उसने इसके बाद ना क्या किया है, H2SO4 और हीट किया है। अब इस चीज से ना दो चीजें आती हैं। अब ना तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम क्या CN हाइड्रोलाइज होगा, और हमें कैसे पता चलेगा, इसी कंडीशन पे होगा H2SO4 पे, है ना। हीट करने से तो मुझे पता है वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बने या CN रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर दोनों से आ जाएगा। तो तुम हाइड्रोलिसिस जिसने कराई है वो भी सही, जिसने नहीं कराई है वो भी सही। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा भी दूं और ये वाटर को रिमूव कर दूं, डिहाइड्रेट कर दूं हीट करने पे, तो अल्कीन बनेगा, और ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब तुम देखना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम CN भी ले लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि उसने कंडीशंस पूरी अच्छे से स्पेसिफाई नहीं की कि हाइड्रोलिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ठीक है हमने कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या क्या बोला है, उसने बोला है क्या P और Q में असिमेट्रिक कार्बन है, नहीं थे, P में है Q में नहीं है, ये चीज समझ आई, तो A ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्या Q और R में असिमेट्रिक कार्बन है, Q में नहीं है R में है, तो ये ऑप्शन भी गलत।
P और R में क्या असिमेट्रिक कार्बन है? देखो P में भी है और जरा R में भी घुमाते हैं, R में भी है। तो अगर है असिमेट्रिक कार्बन तो C ऑप्शन इज करेक्ट। P में एसिमेट्रिक कार्बन है बट S में असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो देखो S में असिमेट्रिक कार्बन नहीं है ना, अब देखो CN होता ना होता उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा था, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो नहीं है, तो इसीलिए D ऑल्सो इज करेक्ट। तो आंसर इज C एंड D। ओके, तो देखो क्वेश्चन वाज इजी, क्वेश्चन में रिएक्शंस इजीली हो जा रही है। एक बार तुमने एक कोना अगर रिएक्शन का पकड़ा तुम पहुंच जाओगे लास्ट तक। बस अपने को रिएक्शंस पता होनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हर रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे सवाल पे चलते हैं। आई थिंक सेकंड समझ में आ गया होगा सबको। थर्ड इज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, दोबारा से वही सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दिया है, QRS पूछा है। तो बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले साइरीन दिया है, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है? साइरीन। अब देखो कॉमन नेम क्वेश्चन पूछती हो ना कि कॉमन नेम याद करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अब तुम्हें यही नहीं पता कि साइरीन होता क्या है तो तुम रिएक्शन कैसे करोगे? पूरा क्वेश्चन गलत, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे, अनअटेम्प्टेड गया। लेकिन अगर मुझे साइरीन पता है क्या होता है तो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आगे हो जाएगा पूरा, रिएक्शन रिएजेंट याद है तो। बट साइरीन क्या है ये तो पता हो पहले। ये होता है, ऐसा सा दिखता है ये, ठीक है, PH CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे सबसे पहला स्टेप कराया है B2H6 का एडिशन विद NaOH, H2O2 और H2। किसके लिए यूज करते हैं रिएजेंट्स? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। याद करो हम लोगों ने 3 टाइप का एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा होता है, एक एसिड की प्रेजेंस में जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जहां पे मार्कोनिकॉफ वाला मेजर बनता है, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये वाला हो गया जिसमें हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और एक होता है ऑक्सीमार्क्यूरेशन एंड डीमार्क्यूरेशन जहां पे मैम हमारे पास वाटर का एडिशन तो होता है लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मार्कोनिकॉफ जो है वो मेजर होगा। तो कोई मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा, ये कुछ फीचर्स रिएक्शन में लिखवाते हैं, वो याद है तो बता दोगे। वाटर का एडिशन है, यहाँ OH ऐड होगा, यहाँ H ऐड होगा, PH CH2 CH2 OH। P तो अपने पास ये बन गया। अब P में सबसे पहले क्या डाला? CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। पिछले क्वेश्चन में भी सेम रिएजेंट दिया था, जॉन्स रिएजेंट, अब फिर यही दिया है। पिछले में सेकेंडरी अल्कोहल को करवा रहा था कीटोन में, प्राइमरी से कहां लेके जाएंगे? एसिड में लेके जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? PH CH2 COOH। फिर उसके बाद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई रिएक्शन याद आ रही है? नेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज HVZ, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। उस रिएक्शन में हम क्या करते थे? कार्बोक्सिलिक के पड़ोस वाले कार्बन अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन करते थे और हमारे पास ये बन जाएगा। तो देखो हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन हमारे पास हो गई। तो ये ज़ेलेंस्की रिएक्शन जो है दिस इज Q, दिस इज Q। क्लियर इतना? ओके, तो अपने पास Q का फॉर्मेशन हो गया। तो Q अपने को पता चल गया A या B में से होगा, C और D तो हो ही नहीं सकता फिर। अब उसने बोला है कि P पे हमने क्या कराया? P पे हमने, ये P बना था ना, SOCl2 डाला सबसे पहले। तो SOCl2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? OH रिप्लेस होगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन होता है, Cl आ जाएगा, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनेगा। NaCN डालेंगे तो Cl की जगह CN आ जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, याद करो अपन एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं इसको। AgCN में NC बन जाता है, NaCN में CN बन जाता है। और फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H3O प्लस विद हीट करेंगे तो यहाँ पे CN को हाइड्रोलाइज करते हैं तो CH2 CH2 COH बनता है। दिस इज योर R, ठीक है। और R ये बन गया तो देखो यहाँ R बनते ही आंसर आ गया, S बनाने की जरूरत ही नहीं है। R बनते ही B ऑप्शन आ गया, S बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग बना ही देते हैं। Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. It will remove water
तो कैसे रिमूव करेगा? तो देखो R अपने पास ये है, R इज दिस CH2 COH। तो जब हम इसको प्रोटोनेट करेंगे तो यहां से OH2 प्लस बन के ये निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे रिएक्शन होगी और अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा, H यहां से निकल जाएगा टू फॉर्म अगेन एरोमेटिक नेचर और अपने पास ये बन जाएगा। तो दिस रिंग इज S, क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ये सवाल की हम बात करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस का सवाल है चौथा सवाल। ऑप्शन से हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखो डायरेक्ट। उसने बोला कोई मेटल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराई तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। ऑफ कोर्स ही बात है, हाइड्रोक्साइड बना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो हाइड्रोक्साइड यहाँ बना है तो या तो मेटल क्रोमियम का बना होगा या मैग्नीज का बना होगा। अब मैग्नीज का जो हाइड्रोक्साइड होता है MnOH का होल ट्वाइस, वो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और हमारे पास जो क्रोमियम का होता है वो ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो मतलब पहला मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर मैग्नीज का हैलाइड है। अब वो क्लोरीन है कि ब्रोमीन है वो भी देखना पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कि जब यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, मतलब देखो मैं क्लोरीन लेके चलती हूँ ना, MnCl2 है, MnCl2 की रिएक्शन करिए, प्रेसिपिटेट बना, NaCl बना। NaCl जो है वो यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा तो वो इससे रिएक्ट करने पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव Cl2, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद टू फॉर्म Cl2, और जब वो I माइनस है, क्योंकि Ki से रिएक्ट कर रहा है ना, तो वो बनाएगा Cl माइनस और I2, और ये I2 स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है। तो मतलब हमारे पास जो है ये Cl2 बना होगा। तो यहाँ पे जो ये MnOH का होल ट्वाइस है, इसको जब PbO2 से, क्योंकि PbO2 देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो किस में जाना चाहता है? वो जाना चाहता है +2 में, तो वो अपना रिडक्शन करना चाहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है MnO4 माइनस वाला प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? C विल बी अ आंसर। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अपने पास फिजिकल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। आपको बोला है मोलर कंडक्टिविटी और इन सब की बात कर रहा है। तो इसमें अपने को एसिड दिया है HX, वीक एसिड है। तो जब हमारे पास HX वीक एसिड होता है और जब हम इसके लिए K लिखते हैं, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी तो C माइनस C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा। तो K जब हम लिखेंगे तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो K इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा। इतना हर बच्चा लिख सकता है, लिख भी लिया होगा। लेकिन बात आती है आगे की, क्योंकि हमें मोलर कंडक्टिविटी को रिलेट करना है Ka से। तो कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ कोहराश लॉ में पढ़ा होता है कि अल्फा जो होता है वो लेमडा एम बाय लेमडा एम क्या लेके चल रहे हैं? नॉट लेके चल रहे हैं ना, नॉट होगा लेमडा एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू ये है, इसको यहां पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो K इंटू 1 माइनस लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू C इंटू लेमडा एम का स्क्वायर। अब तुम्हें एक चीज देखनी है कि तुम्हें ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, 1 बाय लेमडा एम और C लेमडा एम। तो देखो C लेमडा एम तो वहां पे हो रहा है, लेकिन इस साइड 1 बाय लेमडा एम नहीं हो रहा। तो कैसे करें? तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो। क्या करो? देखो अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये करो, ये है C लेमडा एम का स्क्वायर हो चुका है, नीचे लेमडा एम नॉट का स्क्वायर है। तो एक लेमडा एम नॉट से लेमडा एम नॉट कट गया, ठीक है। अब मेरे को लेमडा एम स्क्वायर नहीं चाहिए, लेमडा एम चाहिए इधर, तो लेमडा एम इधर ले आओ, डिवाइड कर दो। तो लेमडा एम नॉट बाय लेमडा एम -1 इज इक्वल टू C लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट। K को उधर ले जाओ और +1 उधर कर दो, इधर कर देती हूँ मैं, K उधर ले गए, लेमडा एम by lambda m naught is equal to C lambda m by lambda m naught into K
प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 1/λm, उल्टा लिख दिया मैंने ये चीज ना, तो 1/λm तो बच चुका है इस साइड, लैम्डा एम नॉट को उधर की तरफ ले जाएंगे, तो यहां पे स्क्वायर हो गया इंटू के आ गया प्लस 1/λm0 आ गया। ये इक्वेशन बन गई, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज योर इक्वेशन जो तुम्हें चाहिए थी। 1/λm हो गया अपने पास y एक्सिस पे, c λm हो गया x एक्सिस पे, स्लोप अपने पास, स्लोप क्या है s ना, स्लोप हो गया 1/λm0 का स्क्वायर इंटू k, और इंटरसेप्ट हो गया जो कि p है 1/λm0। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, p/s निकालना है ना, तो p/s निकालेंगे तो अपने पास p/s की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो तो λm0 इंटू के आ रही है, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट इजी था, सब कुछ इजी था, बट प्रॉब्लम पता क्या हुई होगी कि ना हम लोग इस तक पहुंचने के लिए जो एक सही स्टेप होता है ना वो हम नहीं ले पाए होंगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, कि कैसे हम 1/λm और c λm तक पहुंचे। आई थिंक दिस इज इजी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है, अच्छा सवाल है। जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बताया जाता है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन केएसपी, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पढ़ते हैं बिल्कुल, है ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन लॉजिक से भी हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया है, कैसे पूछा है। उसने बोला है कि जब मैं पीएच को डिक्रीज कर दूं 7 से 2, 7 में हम बोल सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब पानी होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर बोल सकते हैं उस टाइम पे हम। और जब उसने क्या करा, पीएच को घटा दिया, मतलब उसने एसिडिक सॉल्यूशन कर दिया, मतलब H+ की प्रेजेंस में अब वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन पे KSP क्या रहेगा या पीके क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो जब pH 7 थी तो सॉल्युबिलिटी अपने पास ये थी, किसकी, MX की। MX जो है वो M+ ये बनाएगा और X- बनाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, इसकी भी S थी इन वाटर एट pH 7, तो KSP जो है वो S² होगा, S 10 की पावर -4 का स्क्वायर, 10 की पावर -8 आ गया, KSP आ गया। अब बात आती है कि हमारे पास जब मैंने pH 2 किया तो हमारे पास क्या होगा। तो देखो pH जब 2 करोगे तो अपने पास जो X- है ये अपने पास एक वीक एसिड का एनायन है, तो ये हाइड्रोलाइज करेगा, H+ के साथ रिएक्ट करके HX बना लेगा। क्लियर, ठीक है, तो यहां देखो अगर हम यहां HX की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें इससे, अच्छा यहाँ पे X- वाटर होगा ना, X- हाइड्रोलाइज हो रहा है, ऐसा बना रहा है, तो अगर मैं HX की कॉन्सेंट्रेशन यहां से निकाल लूं तो वहां पुट कर सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, KH से निकालेंगे, KH इज इक्वल टू HX इंटू OH माइनस डिवाइड बाई X-, तो HX क्या आ गया, KH इंटू X- डिवाइड बाई OH-। ठीक है, और KH जो होता है वो KW/K के बराबर होता है, तो KW/K इंटू X- डिवाइड बाई OH-। अब याद करो KW इज इक्वल टू H+ इंटू OH- कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो KW/OH- कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, H+ इंटू X- इंटू K, सॉरी इक्वल डिवाइड बाय K, बस यहां पुट कर दो, S इज इक्वल टू X- H+ X- बाय K। ठीक है, ये आ गया, तो S किसके बराबर हो गया, X- को कॉमन ले लेंगे, 1 + H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय K। अब देखो ये सब मैंने कर लिया। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे पीके चाहिए, लेकिन अभी मेरे को केएसपी लिखना पड़ेगा ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, केएसपी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि जो केएसपी आपने यहां लिखा है वो तो लिखा है वाटर वाला, और वो किसके बराबर है, 10 की पावर 8 के। ठीक है, तो केएसपी तो सेम रहेगा, एसिडिक कंडीशन में भी 10 की पावर 8, बट एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एस की वैल्यू के लिए हम केएसपी जब लिखेंगे ऐसे, तो केएसपी इज इक्वल टू
m प्लस इंटू एक्स माइनस ही कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिसमें सॉल्युबिलिटी एस डैश हो चुकी है, सॉल्युबिलिटी एस डैश हो चुकी है। तो यहां से हमारे पास एक्स माइनस ही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, m जो है वो s है, और ये s डिवाइड बाय 1 प्लस एच प्लस ही कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय k बन चुका है, KSP। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो KSP इंटू 1 प्लस एच प्लस ही कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय k इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू s। ये आएगी सॉल्युबिलिटी इन एसिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन एसिड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन एसिड। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब KSP मेरे को पता है, S मुझे निकालना है, सॉरी S मुझे पता है ना, 10 की पावर -3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बराबर हो जाएगा KSP अपने पास 10 की पावर -8 है, 1 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है K, तो ये 10 की पावर 2 तो 1 माइनस, एक मिनट, 10 की पावर 2 आएगा, ये 10 की पावर 2 100 तो 99, तो K जो है 1/99 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर? और हमें बताना क्या है, पीके माइनस लॉग K होगा, तो 2 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 99 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 4 के आंसर आएगा B। क्लियर? अब तुम सोच रहे होगे कि इतनी सारी डेरिवेशन ये कैसे करते, क्या करते, इसका फॉर्मूला कराया हुआ है। अगर आप इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस देखो ऑन सॉल्युबिलिटी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया हुआ है वहां पे। और आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद था तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। KSP आपका 10 की पावर -8 आ चुका था वाटर में, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 दी थी, S आपको 10 की पावर -3 दिया था, बस आपको K बताना था। क्लियर? ठीक है। अब कुछ बच्चे डेरिवेशन करके करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कुछ अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद था तो उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन वाज गुड, दिस क्वेश्चन वाज गुड। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन करेंगे। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये भी आसान है क्वेश्चन देखा जाए तो, बट इसमें क्या दिक्कत आएगी वो बात करेंगे जरा ना। आपने को बोला है P जो है वो फिनाइल एल्काइल ईथर है। फिनाइल एल्काइल ईथर का मतलब है PHOR है कोई ना, इसमें HI डाला, तो जब HI डालेंगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, फिनाइल फिनोल बनता है और RI बनेगा। क्यों यहां से बॉन्ड टूटा ईथर हाइड्रोलिसिस में? जब आप इसको प्रोटोनेट करोगे, OH पॉजिटिव बनाओगे, तो ऑक्सीजन और फिनाइल के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, जिसके कारण वो इजीली नहीं टूट पाएगा। तो I- जो है वो R पे जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड निकल जाएगा। क्लियर? तो फिनोल प्लस RI बना। अब देखो आगे की जो रिएक्शन Q से करा रहा है वो ऑफकोर्स सी बात है फिनोल की करा रहा है, इसलिए Q फिनोल है। जब हमने NaOH H3O+ डाला तो अपने पास सैलिसिलिक एसिड बनेगा R। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, रिमर टिमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। और उसके बाद जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड यहां पर डालोगे तो वो हमारे पास एल्कोहल एस्टर बनाएगा, OCOCH3 बना लेगा और COH बन जाएगा। इसको बोलते हैं एस्पिरिन, इसका कॉमन नेम है एस्पिरिन। ड्रग होता है एक ये, है ना, पेन किलर है। तो ये आपने पढ़ी हुई है रिएक्शन, इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं, यहाँ तक तो आपने बना ही लिया होगा एस तक। अब उसने एस के बारे में चीजें पूछी हैं। अब तुम्हें, अगर तुमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ढंग से पढ़ा है, ड्रग्स के बारे में चीजें पढ़ी हैं, तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइनें दी हुई हैं। पहला बोला है क्या ये नॉर एड्रेनलिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करता है? नहीं। क्या ये प्रोस्टाग्लैंडीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? ये स्टेटमेंट सही है, एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस स्टेटमेंट की, एस्पिरिन ऐसा करता है। क्या ये नार्कोटिक ड्रग है? नहीं, ये नॉन नार्कोटिक है। नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक में डिफरेंस ये है, नार्कोटिक वाले अपने को ये जो ओपियम अफीम ये सब होता है जो कि आदत लग जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, और नॉन नार्कोटिक जिनकी हैबिचुअल नहीं होते हो। ठीक है। ऑर्थो एसाटाइल बेंजोइक एसिड बोलेंगे इसे? नहीं, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड का, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट है ना। या फिर ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिंगल करेक्ट था, 20 भी आंसर। ओके,
तो देखो ये वाले सवाल की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक और मोल कंसेप्ट दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन पता होनी चाहिए। याद करो जब हम सिलिकॉन्स पढ़ते हैं तब ये रिएक्शन बताते हैं। डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलीन, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलीन किसे बोलते हैं? SiCl2CH3 का ट्वाइस। इसकी रिएक्शन कराई पानी से तो ऑफ कोर्स ही बात है हाइड्रोलिसिस होगा, कंपाउंड अपने पास ये बनेगा, ये बन जाता है। ठीक है, उसने ये बोला कि ये कंडेंसेशन करके टेट्रामेरिक प्रोडक्ट बना रहा है, साइक्लिक टेट्रामेरिक प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो साइक्लिक बन रहा है ना, मतलब 4 सिलिकॉन होंगे और चारों सिलिकॉन एक दूसरे से ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। ठीक है, और इनके पास मिथाइल होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये बन रहा होगा, मतलब ये एक्स अपने पास बन गया है ना। अब उसने बोला है कि अगर इसका 516 ग्राम वेट था तो बताओ वो कितना बनेगा अगर 75% यील्ड होगी तो। बस कुछ नहीं, सिलिकॉन पे पीओईसी अप्लाई कर सकते हैं। सिलिकॉन में पीओईसी अप्लाई कर दो या फिर मास से कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से कर लो। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसके मोल्स निकालू तो इसका जो मोलर मास है वो 129 ग्राम है। तो अगर ऐसा है तो इसके मोल्स जब निकालेंगे वो 4 आएंगे। तो जब अगर मैं पीओएसी इस पे अप्लाई करूं इस रिएक्टेंट पे और इस प्रोडक्ट पे तो क्या हो जाएगा? अप्लाई पीओएसी ऑन सिलिकॉन, तो इधर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो कि 4 है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 है, एक मोल में एक सिलिकॉन आटम है बराबर, उसके मोल्स मेरे को पता नहीं है कितने बनेंगे, तो मोल्स इनटू एक मोल में कितने सिलिकॉन आटम है? 4, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 1, कि जो प्रोडक्ट एक्स बन रहा है वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। अगर टोटल 100% यील्ड हुई होती तो यहां कितनी है? 75% यील्ड है, तो कितना आ गया? 3/4, मतलब इतने मोल इस कंपाउंड के बने होंगे। बस मास बताना है, मास बताना है तो उसका अपन क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? तो देखो अपने पास 4 सिलिकॉन है, फिर मॉलिक्यूलर मास से सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा। ऐसा करो इतने का निकाल लो ना, इतने का अगर तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हो तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सिलिकॉन कितना है? 28, 2 कार्बन 24, 3 3 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 16, 6 4 10 18 24, 2 2 4 2 6 7 74। ठीक है, 74 अपने पास कितने का है? इतने का है, इतने का मास है। तो अपने पास कितनी ऐसी यूनिट्स है? टोटल 4, तो 74 इंटू 4, तो इसको 74 इंटू 4 कर देंगे ताकि मास आ जाए 222 ग्राम आ जाएगा आंसर, 222 ग्राम। क्लियर? ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन वाज इजी। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी थी कि रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ध्यान रखनी थी। अच्छा, इसको करने के और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, और तरीकों से भी कर सकते हैं, जैसा तुम्हें इजी लगे वैसा करो। ठीक है, जैसे एक और तरीका ये हो सकता था कि हमारे पास यहां से ये यूनिट आ रही है ना, सिर्फ इतनी यूनिट रिपीट हो रही है, इतनी यूनिट रिपीट होगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 516 ग्राम है तो वो हमारे पास, सॉरी 129 ग्राम जो है वो कितना ग्राम दे रहा है? 74 ग्राम दे रहा है। ठीक है, उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है ना एक यूनिट में, तो 1 ग्राम मेरे पास कितना देगा? 74/129, 516 कितना देगा? 74/129 इंटू 516, और ये तो 100% यील्ड पे था, 75% यील्ड पे इतना हो जाता, इससे भी आंसर यही आता। तो मतलब इसमें आपको इतनी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे कर सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल रियल गैस का सवाल है। रियल गैस में तुम्हें जितना डर लगता है उतना मुश्किल सवाल था नहीं। देखो गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है 0.5, 0.5। ठीक है, ओके, मोलर वॉल्यूम दिया है
0.4 लीटर पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर दिया है 800 केल्विन, ठीक है। प्रेशर दिया है x atm। इस पे आप डायरेक्ट पीवीएम इज इक्वल टू जेड आर टी लगा सकते हो। पीवीएम बाय आर टी इज इक्वल टू जेड। पी जो है वो x है, ये 0.4 है। आर जो है वो, आर को एज इट इज रख लो क्योंकि कट जाएगा बाद में ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा एज इट इज रख लो ताकि चीजें कट जाए। x जो है वो कितना आ गया, 5 इंटू 800 डिवाइड इंटू आर डिवाइड बाय 4। अब बात करते हैं y। नेक्स्ट, जब ये आइडियल गैस होगी, तो ये आइडियल गैस होगी तो हमारे पास इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगी। पीवीएम मोलर वॉल्यूम, पी कितना दिया है वही सेम x, वॉल्यूम y हो चुका है, r वही है सेम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं या फिर x को यहां पुट कर दूं तो मेरे को y मिल जाएगा, कितना आएगा, y कितना आ गया 4/5, और y जो है वो 4/5 है और x जो है वो इतना है। आपको निकालना क्या है, x बाय वाई। तो 5 इंटू 8, आर की वैल्यू कितनी दी है 8 इंटू 10 की पावर -2। अब आर की वैल्यू रख सकते थे क्योंकि इजी हो जाए ताकि क्वेश्चन ना सॉल्व करना ही है, मतलब अब तो 5 इंटू 800 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -2/4 इंटू 5/4, ठीक है। तो अपने पास 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 400, 25 इंटू 4 100 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -2, ये कट गया, आंसर इज 100, आंसर इज 100, ठीक है। देखो क्वेश्चन सवाल इजी था, पीवी इक्वल टू जेड आर टी लगाना था, पीवी इक्वल टू आर टी लगाना था और कैलकुलेट करना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल इज गुड सवाल ना, अच्छा सवाल है। सॉल्व करने में भी एक बार तो हालत खराब हुई होगी तुम्हारी। केमिकल काइनेटिक्स का ये सवाल है। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मिला के सवाल दिया हुआ है। लोग केएफ और 1/t का ग्राफ दिया है अपने पास। हमें पता है केएफ जो है वो बराबर होता है एएफ फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट अगर फॉरवर्ड के लिए लिखना है तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एएफ विच इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ई की पावर -ef बाय आरटी, ठीक है। ऐसे के भी लिख सकते हो, ओके क्लियर। और हमें पता है के एफ बाई के बी जो है वो बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, क्लियर, ठीक है। अब उसने ए एफ दिया है, ए बी दिया है और उसने लॉग के एफ और 1/t का ग्राफ भी दिया है। उसने पूछा है लॉग के बी बताओ कितना होगा। तो देखो सबसे पहले अगर मुझे लॉग के एफ और 1/t का ग्राफ दिया है तो वहां से एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मैम। वहां से अगर आ गया हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, फिर उसके बाद के इक्विलिब्रियम दिया है तो उससे मैं निकाल सकती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस। अगर वो सब चीजें आ गई तो ई ए बी आ जाएगा, ई ए बी आते के बी आ जाएगा ना भाई। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको इसका लॉग लो। लॉग के एफ इज इक्वल टू लॉग ए एफ माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। अब यहाँ पे बहुत बच्चों ने गड़बड़ करी होगी कि 2.303 तो लेना भूल ही गए होगे। वो एल एन वाला लेके चल लेते हैं तो उसको डायरेक्ट लोग लिख देते हैं, 2.303 चला गया अपना मजे से घूम रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। ये आ गया। अब देखो इस ग्राफ से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि लॉग के एफ 9 है तो 1/t की वैल्यू ये है। तो लॉग के एफ कितना दिया है 9, लॉग ए एफ कितना दिया है 10 की पावर 15 दिया है ना 15। ई एफ मुझे निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। 2.303 आर को भी एज इट इज ही रख लो और टेम्परेचर भी ध्यान से देखना 1/t दिया है ना, तो 1/t अपने पास हो गया 2/1000, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 ई एफ बाय 2303 आर। इसको सॉल्व करेंगे, -6 2303 आर
ये कट गया 3 EAF 3 इंटू 2.2303 R। देखो ये चीज का ध्यान रखा करो कि पूरी कैलकुलेशंस मत किया करो, आगे जाके चीजें कट जाती हैं, तो इतना छोड़ दो, इतना काफी है। EAF मेरे पास आ गया 3 इंटू 2303 R। ओके, अब क्या क्या डाटा और दिया है, के इक्विलिब्रियम के बारे में दिया है मैम। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। टेम्परेचर उसने पूछा 250 पे है और दिया 500 पे है, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे हम ना। तो अपने को लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी है, तो एक बार अपन इसका भी लॉग लेके देख लेते हैं, करें इसको। तो देखो लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लॉग KF माइनस लॉग KB, और log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू log KF क्या हो जाएगा, log AF माइनस EAF बाय 2.303 RT माइनस log AB प्लस EAB बाय 2.303 RT वेयर T इज 500 केल्विन। ठीक है, log K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। log AF बाई AB हो जाएगा, AF बाई AB कितना हो जाएगा, AF अपने पास 10 की पावर 15 है, 10 की पावर 11 है, तो 10 की पावर 4 प्लस EAB माइनस EAF है बाय 2.303 R। T का टेम्परेचर 500 केल्विन है। क्लियर इतना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4, ये 4 के बराबर होगा, 4 इधर जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 EF कितना है तुम लोगों का, अच्छा EF छोड़ो अभी ना, EAB माइनस EAF, अरे यार 500 लिखो ना इसको, R 500, ठीक है, 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2.303 R कितना हो जाएगा, 2303 R। तो अपने पास EAB जो है वो बराबर आया है EAF प्लस 2303 R, और EF किसके बराबर है, 3 इंटू 2303 R, यही था ना, हाँ, तो यहाँ पे 4 इंटू 2303 R आ चुका है। EAB मेरे पास आ गया, EAB मेरे पास आ गया, ठीक है। और अगर EAB आ गया तो बस अब log KB बताना है, तो log KB इज इजी, log KB log AB माइनस EAB बाय 2.303 R। टेम्परेचर 250 केल्विन है, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से लिखेंगे। 10 की पावर 11 है ना, ये तो बताना ही है मेरे को, इसका मोड तो ना, ये 10 की पावर 11 है तो 11 हो जाएगा। EAB कितना है, 4 इंटू 2303 R, R इंटू 250। तो देखो ये कटेगा तो यहाँ 1000 बचेगा, 4 चौके 16, 16 में से 11 गया, माइनस 5, लेकिन हमें तो मोड बताना है ना, हमें मतलब log के भी अपने पास कितना आया, -5, ठीक है, लेकिन मेरे को मोड बताना था, तो आंसर विल बी 5 इज योर आंसर। तो देखो सवाल बहुत लेंदी था, ये सवाल बहुत ध्यान से करना था, हर चीज मतलब हर जगह मिस्टेक होने के चांसेस थे। अगर तुम टेम्परेचर सेम ले लेते तो आंसर गलत आता, तुम अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करते तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज को। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। इजी है ये सवाल, मतलब इतना टफ नहीं बोलेंगे इस सवाल को अपन, सही है। उसने बोला है कि 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस कर रही है A से B और B से C, A से B और B से C। A से B जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और B से C अगर आप ध्यान से देखो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल होगा, ये हमें दिख ही रहा है, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन एंटायर प्रोसेस, मतलब जब Q टोटल जो है QAB प्लस QBC होगा,
और क्योंकि QAB एडियाबैटिक है, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तो QAB 0, तो टोटल हीट जो है वो सारी की सारी BC वाले प्रोसेस से ही आ रही होगी जो कि आइसोथर्मल है। और उस केस में जब हमें BC के लिए अगर Q निकालना है तो डेल्टा U फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U 0 हो गया बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड डेल्टा U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। Q प्लस W, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। W कैसे निकालेंगे? माइनस RT ln V2 बाई V1 होता है, तो 2.303 भी ले सकते हैं ना। R टेम्परेचर क्या है? T2 log V2 बाय V3 बाय V2 हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो QBC अपने पास ये आ गया, तो ये ओवरऑल Q के बराबर ही तो हो गया। और ओवरऑल Q कितना दिया है? RT2 ln 10। तो अगर ln में दिया है तो इसको दोबारा ln में ले लेंगे, माइनस RT2 ln V3 बाय V2 बराबर है RT2 ln 10। अच्छा एक और चीज, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एडियाबैटिक का जो आइसोथर्मल का एक्सपांशन का वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा, तो Q जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो V3 बाय V2 जो है वो 10 के बराबर आ गया। लेकिन हमें तो 2 लॉग V3 की वैल्यू चाहिए ना, मतलब V3 हमें ऐसी टर्म्स में चाहिए कि वैल्यू आंसर आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो V2 निकालना है। अब V2 कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, वो भी रिवर्सेबल वाला। याद करो हम यहाँ पे PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे फॉर्मूले लगा के निकाल सकते थे चीजें। तो यहाँ पे V गामा माइनस 1 इंटू T कॉन्स्टेंट होगा। तो मैं अगर पॉइंट A और पॉइंट B पे ऐसा लगाऊं तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को T1 दिया है V1 कितना हो जाएगा? V1 अपने को दिया है 10। गामा कितना हो जाएगा? मोनो एटॉमिक गैस दिया है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 5/3, ठीक है, तो ये 2/3 आ गया। T1 कितना दिया है? 600। V2 मेरे को निकालना है और T2 कितना दिया है? 60, तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे V2 जो है 2/3, या V2 को 2/3 करो ही मत, V2 10 की पावर ये कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1 5/3, और 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो 5/2 आ जाएगा। V2 कितना आ गया? 5/2, है ना। यहां पुट करेंगे तो V3 कितना आ जाएगा? 7/2। तो अगर लॉग लेंगे, लॉग V3 7/2 की वैल्यू, 2 लॉग V3 किसके बराबर हो गया? 7 के। तो आंसर इज 7, आंसर इज 7। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, ये क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है। इसमें आसान है क्वेश्चन, तो कर सकते थे। देखो अभी तक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस डुएबल थे बट थोड़े से लेंथी थे, है ना। अब जैसे इसकी बात करें तो 1 लीटर फ्लास्क दिया है, 6 मोल A दिया है, रिएक्शन चल रहा है A से P, तो प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज शोन इन फिगर। T1 और T2 के बारे में ये चीजें बताई हैं, ठीक है। आपको बोला T1 जो है वो 2T2 है, डेल्टा G2 डेल्टा G1 बताएंगे, X बताएंगे। डेल्टा G का रिलेशन अगर आप देखो, डेल्टा G0 हमारे पास माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम होता है। अगर इतना याद था तो क्वेश्चन हो गया। कैसे? A से P जा रहे हैं, तो A से P जा रहे हो तो हमारे पास उसने बोला इनिशियली 6 मोल्स से, मतलब इनिशियली इसके मोल्स कितने थे टाइम 0 पे? 6। 1 लीटर वॉल्यूम है तो मोलारिटी एंड मोल्स विल बी सेम, ठीक है। तो टाइम T इक्विलिब्रियम पे, मैं आपको T1 टेम्परेचर के लिए बता रही हूँ कि T1 टेम्परेचर के लिए टाइम T इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ एक्स अमाउंट गया होगा और ये एक्स अमाउंट बना होगा, है ना। और जो T1 पे इक्विलिब्रियम पे P की कॉन्सेंट्रेशन बताई है वो 4 बताई है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 4 है। अगर x की वैल्यू 4 है तो ये कितना बचेगा? 2 बचेगा, मतलब K इक्विलिब्रियम एट T2, T1 K1 बोल दे, इसको K1 बोल दो, तो वो क्या हो जाएगा? P की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, विच इज इक्वल टू 4/2, विच इज 2 के बराबर। क्लियर ये चीज? तो अगर मैं डेल्टा G1 नॉट लिखूं तो डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू माइनस RT 1 ln K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 2, ठीक है।
ऐसे ही K2 निकाल लो, तो डेल्टा G2 नॉट माइनस RT2 ln P इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम। P इक्विलिब्रियम यहाँ पर कितना है, 2 है, तो P इक्विलिब्रियम अगर 2 है तो 2 बना होगा, तो मतलब A कितना बचा होगा, 4 बचा होगा, तो 1/2 आ जाएगा। इतनी सी बात थी, बस इनको माइनस कर दो, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था। डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट माइनस RT2 ln, इसको प्लस कर देंगे ना अगर 2 को ऊपर ले जाएं तो, RT1 ln 2, R ln 2 कॉमन आ जाएगा, T2 प्लस T1 हो जाएगा, और T1 जो है वो ट्वाइस ऑफ T2 है, तो 3T2 आ गया, तो 3RT2 ln 2, RT2 ln 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। इसमें यही तो लिखा है कि डिफरेंस इसके बराबर होता है, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो x इज 8, x इज 8। इजी सा सवाल, चले आगे। चलो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बोला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन इनसे कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो Cn को CH2NH2 में कन्वर्ट करता है, तो मेरे पास यहाँ पे CH2NH2 बन गया, इजी है, यहाँ CH2NH2 बन गया, यहाँ CH2NH2 बन गया, और यहाँ भी एक CH2NH2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटोफिनॉन, अब एसिटोफिनॉन जिनको नहीं पता कि कॉमन नेम क्या होता है, उनका कुछ नहीं कर सकता कोई, जिनको पता है वो 4 मार्क्स लेके आए होंगे या 3 मार्क्स, है ना। तो देखो एसिटोफिनॉन ये होता है, वाटर निकलता है, सब जगह से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो वाटर रिमूव होगा, अपने पास CH2N डबल बॉन्ड C CH3PH बनेगा। बनाते जाओ, चलते जाओ, हर जगह बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया। अब पूछा है हाइब्रिड कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम्स हैं, कार्बन ही पूछे है ना। हाँ तो देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 तो ये हो गए। और फिनाइल में, बेंजीन में 6 होते हैं, फिनाइल टोटल है कितनी, 24, आंसर इज 28। क्लियर, आसान था, चले आगे। हाँ जी, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन आखिरकार पूछ ही ली उसने, अब तक ऑर्गेनिक और वही चल रहा था, पूछे हैं 2 सवाल इनऑर्गेनिक के। तो देखो P2O3 वाटर से रिएक्ट करेगा, P2O3 इज ऑक्साइड विच इज एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फास्फोरस, तो हाइड्रोलिसिस में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर अगर ये +3 में है तो जो हमारा ऑक्सो एसिड बनेगा वो भी +3 में बनेगा, दैट इज H3PO3, H3PO3 ऑर्थो फास्फोरस, सॉरी हाँ फास्फोरस एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसका आ गया सेकेंड। अब देखो बी और सी तो ऐसे ही खत्म हो गए ना, तो देखो क्यू को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपन तो कर लेंगे, बट अगर मैं पेपर में बताऊं तो क्यू को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एस को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आर को चेक करो। याद करो ये रिएक्शन तुम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो कि PCl5SOCl2 और PCl3 जो है वो CH3COH को CH3COCl में कन्वर्ट करते हैं, एसिड से उसका डेरिवेटिव बनाते हैं और खुद PCl5POCl3 बना लेता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4th। तो आंसर डायरेक्ट आ गया, डी होगा, ए नहीं होगा। लेकिन हाँ क्यू और एस की भी रिएक्शन हमें तो देखनी चाहिए ना, पेपर तो हो चुका है। तो P4 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली कितनी फेमस रिएक्शन है, और ये तो जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कराई थी तब भी बताया था, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फास्फोरस। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फास्फोरस में अपने पास PH3 बनता है और NaH2PO2 बनता है, ये -3 में जाता है, ये +1 में जाता है, तो PH3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, AgNO3 को रिड्यूस करके Ag बनाता है और खुद जाकर H3PO4 बना लेता है, तो आंसर विल बी 5th। तो 2 3 4 5, तो डी आंसर। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज आल्सो फ्रॉम इनऑर्गेनिक, आसान सा सवाल है, कोऑर्डिनेशन का सवाल है, ये तो फटाफट मतलब देखते ही कर दिया होगा तुम लोगों ने ना, खुशी हुई होगी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देख के। कैसा है, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
Fe+2 में है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में हमारे पास पेयरिंग नहीं होती, पहले हमारे पास E में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होगी। तो T2G क्या हो जाएगा 4 और Eg2, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर किसका होगा, किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, तो अपने पास ए और बी गलत, सी और डी सही। सी और डी में आर और चेक कर लो, बात खत्म हो गई। आर के लिए देखो, आर के लिए अपने पास 4th या 5th हो सकता है, मतलब अपने पास आर जो है वो टेट्राहेड्रल के लिए है, तो 4th या 5th में से ही हो सकता है। तो ये +2 में है, ये +3 में है। यहाँ पर अपने पास D7 हो जाएगा और यहाँ पर अपने पास D6 हो जाएगा। और तुम अगर ध्यान से देखो वहां पे, सॉरी D5 हो जाएगा। और तुम अगर वहां ध्यान से देखो तो वहां 5 इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए हैं, 7 नहीं भरे हुए, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, तो इसका 4th होगा। तो आंसर विल बी डी। चेक करने की जरूरत ही नहीं है और कुछ, इतना इजी सवाल, फटाफट हो गया, टाइम भी नहीं लगा ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर और करनी है हमें तो Mn+2 में है, Mn+2 में यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड के साथ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G 3 होगा और Eg2 होगा। तो इसका कितना आ गया सेकेंड। और T2G 6 Eg0, देखो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अमोनिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेटा यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, आंसर विल बी 4th डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट सवाल में ना कितना इजी कर दिया तुम लोगों के लिए ना, मतलब थाली में परोस के क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को। तो क्यों क्यों बोली मैंने ये बात, क्योंकि उसने लिख के दिया है SN2 हो रहा है, SN2 हो रहा है, SN1 हो रहा है, SN1 हो रहा है। तुम्हें तो सिर्फ ये बताना है कि उससे प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तुम्हें जानना ही नहीं कि SN1 SN2 होगा कि नहीं होगा। अगर वो ये ना लिख के देता ना तो ये सवाल मुश्किल था तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बस बनाते जाओ और बताते जाओ। यहाँ पे इसको बनाएंगे 2 4 5, पहले पे ब्रोमो लगा, दूसरे पे इथाइल लगा, तो ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके कारण ये सिंगल एनांशोमर माइनस है। जब इस पे SN2 होगा तो अगर इस पे OH माइनस का SN2 होगा तो इस कार्बन पे होगा, एसिमेट्रिक कार्बन पे कुछ नहीं हुआ, हमारे पास जो दूसरे वाला कार्बन है उस पे हुआ, तो वहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि वहां कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, वो एसिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं। तो इसीलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, तो इसका आंसर इज सेकेंड। ठीक है, तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब बी वाले में सारा ही चेक करना पड़ेगा, सब में अलग अलग है ना। तो क्यू चेक कर लेते हैं। क्यू में 2 ब्रोमोपेंटेन है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन है, इस पे OH माइनस जब रिएक्ट करेगा SN2 सब्स्टिट्यूशन करेगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, बैक अटैक होगा। बैक अटैक होगा तो अपने पास, सॉरी बैक अटैक होगा तो यहां से होगा, Br माइनस निकलेगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होके आएगा क्योंकि हम लोग उसी कार्बन पे जाके अटैक कर रहे हैं जिस कार्बन पे कायरलिटी है। तो आंसर विल बी हियर फर्स्ट। नेक्स्ट SN1 करा रहा है, 3 मिथाइल हेक्सेन है, 2 4 6 मिथाइल और 3 पे ब्रोमो है, तो ये अपने पास कायरल था नो डाउट। लेकिन जब ये SN1 करेगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा ना, और कार्बोकेटायन बनता है तो वो अपने पास रेसमिक मिक्सचर बनाता है। कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, उस पे फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है, जिसके कारण अपने पास रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब है इनांशियोमर्स का मिक्सचर बनना, तो थर्ड बनेगा। आंसर आ गया भाई, आंसर आ चुका है, ये आंसर हो चुका है बी। डी फिफ्थ, ये और देख लेते हैं क्या बनेगा। तो देखो ब्रोमीन जो है इस पे जब अटैक होगा तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होगी, इस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। यहां की कॉन्फ़िगरेशन मान लो R थी, तो जब मेरे पास अब 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन पे इस कार्बन की एक कॉन्फ़िगरेशन R होगी और एक बार S होगी। तो एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन सेम रही, दूसरे एटम की चेंज हो रही है, तो दीज आर द मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। सो आंसर विल बी फिफ्थ। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट सवाल, ऑर्गेनिक का ही है लास्ट सवाल। पेपर 1 में ऑर्गेनिक भर भर के पूछी है उसने, लेकिन अच्छी पूछी है, इजी पूछी है, नो मैकेनिज्म। हाँ भाई, अब देखो इसको थोड़ा सा ना ऊपर को ध्यान से पढ़ना होता है, बहुत लोग ऊपर को पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। ऊपर को ध्यान से पढ़ो। उसने ये बोला है कि लिस्ट 2 में जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट किस वाली नेम रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज होंगे। तो सबसे पहले तो बना लो, एसिटोफिनॉन है, क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है, टोलुवीन बन रहा है, टोलुवीन नहीं सॉरी इथाइल बेंजीन बन रहा है।
टोलुइन है, उसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करोगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। बेंजीन है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है, टोलुइन बन रहा है। एनिलीन का डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है। फिनोल का जिंक से रिएक्शन करके बेंजीन बन रहा है। अब आपको देखना है इनमें से किसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में यहाँ यूज होगा। इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन जो है वो बेंजल्डिहाइड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2। अगर ऐसा है तो यहां पर अपने पास कहां बन रहा है टोलुइन, थर्ड वाले में, तो इसका थर्ड आ गया। ये गलत, ये गलत, सीधे देखेंगे, ठीक है। अब देखो गेटामन रिएक्शन, गेटामन रिएक्शन याद करो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अपन लोग CuHCl वगैरह की रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये सब बनाते थे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एज अ रिएक्टेंट तो फोर्थ हो गया। गेटामन कोच रिएक्शन में बेंजीन जो है वो COCHCl से रिएक्ट करके बेंजल्डिहाइड बनाता था, तो इसमें फिफ्थ हो गया। रोजनमन रिएक्शन COCl H2PDBSO4 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बनाता था, तो ये COCl वाला कहां से आएगा, सेकंड वाले से। तो 3 4 5 2 आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्लियर, ओके। तो देखो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे, उन क्वेश्चंस में तुमने एक चीज तो ध्यान से देख ली कि अगर कोई ऑर्गेनिक में अगर तुम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के गए हो, याद करके गए हो विदाउट मैकेनिज्म, तो तुम इजीली पूरा ऑर्गेनिक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस पैनिक नहीं करना था। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड चीजें थी, बस एक क्वेश्चन वो जो हाइड्रोलिसिस वाला था, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ता। अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड चीजें थी, बस लेंदी थी क्वेश्चंस, वाज लेंदी, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन से अच्छे खासे, ओके। बट कैलकुलेशन वाज इजी, कैलकुलेशन में कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था, कैलकुलेशन आसानी से हो जा रही थी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के तो 3-4 सवाल थे इसमें, जिसमें से कोऑर्डिनेशन का सवाल बहुत इजी था, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का सवाल था, और एक मेटलर्जी का सवाल भी इजी था, अगर याद है तो हम आराम से बता पा रहे थे, ओके। तो ये था हमारे पास JEE एडवांस का 2023 का पेपर 1 केमिस्ट्री सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।